देखिए, हिंदू और मुसलमान के नाम पे पेट नहीं भरा जा सकता। राइट। धर्म की चाशनी जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। तो सबसे पहले रूबरू कराना चाहूँगा, बहुत-बहुत खैर मकदम है साहब आपका हमारे चैनल में। आपका पूरा नाम और आपका मेरा पद? नाम यूसुफ कुरैशी है। मैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, नगर प्रभारी और प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा उत्तर प्रदेश मौजूद हूँ। कुरैशी साहब, मेरा पहला और अहम सवाल ये रहेगा आपसे कि आज के वक़्त की राजनीति को और जब आपने जॉइन किया था या आपका यंग टाइम था या कॉलेज टाइम था, उस राजनीति में और आज की राजनीति में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? देखिए, जब की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत फ़र्क है। हुँ, पहले की राजनीति कोई भी पार्टी हुआ करती थी, प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेके अपने-अपने कार्य योजनाएँ बताती थी। हुँ, आज नफ़रत के बलबूते पर सरकारें बनती हैं, हुँ, नफ़रत के बलबूते पर राजनीति की जा रही है। अगर कोई आदमी किसी मौजूद सरकार के खिलाफ बोल रहा है, तो उसके सबसे पहले उसकी प्रतिष्ठा पे वार किया जाएगा, हुँ, उसके कारोबार पे वार किया जाएगा। ये राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा फ़र्क आया है। हुँ। और जो कि कहीं न कहीं मेरे ख़्याल से देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत पीछे ले जाने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर किसी को इन चीज़ों पर टारगेट किया जाएगा सदर साहब, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग बाग कारोबार को मतलब उस पैमाने पे नहीं कर पाएँगे, शायद कहीं न कहीं घबराएँगे। नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए, हुँ, आज जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुँ, हमारा भारत है, हुँ। इसकी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कड़ी है प्यार और मोहब्बत का पैगाम की। जी। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने एक भारत को संविधान सौंपा हुँ, और संविधान के अंदर उन्होंने हर एक व्यक्ति को हुँ, उसके अधिकारों को, कि किस तरह से उसका जीवन यापन होगा, हुँ, किस तरह से उसको सुविधाएं मिलेंगी, वो पूरा का पूरा भारतीय संविधान के अंदर मौजूद है। हुँ, लेकिन आज आप हालत देखेंगे तो कि कुछ बोलने से पहले हुँ, जबान पे ताला लगाना पड़ता है। हुँ, डर और खौफ की जो राजनीति कर रही है हुँ, मौजूद सरकार को, आप देख लीजिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है हुँ, कि आज जो भी मौजूद सरकार है हुँ, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे सत्ता हासिल करके सरकार चला रही है। हुँ, ना उनके पास रोजगार है, हुँ, ना उनके पास कोई शिक्षा के लिए योजना है, हुँ, ना उनके पास कोई चिकित्सा के लिए योजना है। पूरा उत्तर प्रदेश और देश ठप, बिल्कुल कहीं कोई योजना नहीं है। मैंने सदर साहब पिछले 2 दिन से अंदर क्षेत्र का दौरा करा। यहाँ की स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी नहीं है। बेड 30 बेड का महज़ आपके इतने बड़े क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल है। तो ये कैसे व्यवस्थाएँ बदलेंगी? कब जाके बदलेंगी? 2014 से सरकार मौजूद है, यहाँ लगातार जो है वो सरकार के नुमाइंदे जो है बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि ये कैसे क्षेत्र के हालात बदलेंगे? ये जो व्यवस्थाएं हैं, हुँ, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। प्लीज़। 2012 से 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही थी हुँ, और मैं आपको हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की बारे में बता सकता हूँ। हुँ, यहाँ पर हमारे नेता माननीय कमाल अख्तर साहब विधायक हुआ करते थे हुँ, और जब उन्होंने 2012 से 17 का कार्यकाल किया, हुँ, तो आप देखिए कि हसनपुर के क्षेत्र के अंदर हुँ, कस्बे-कस्बे में बिजली की बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। हुँ। उन्होंने पूरे हसनपुर क्षेत्र में बिजली के ट्रांसफर लगवाने का काम किया। अच्छा। इस क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पे उनके दौर की लाइट व्यवस्था न पहुंची हो। हुँ, समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर कन्याधन चल रहा था, हुँ, बेरोजगारों के लिए भत्ता चल रहा था। हुँ, जो गांव से मजदूरी करने शहर एक मजदूर आता था, हुँ। जिसके पास साइकिल जैसी व्यवस्था नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी ने साइकिल की व्यवस्था करा के उस मजदूर के लिए ये काम करने का काम करा। शायद ई-रिक्शा का भी वितरण रहा था, जहाँ तक और मुझे याद है ई थोड़ा-सा। रिक्शा हुँ, समाजवादी पार्टी ने, जो लोग, हुँ, आप ज्यादातर ये देखेंगे कि जब एज फैक्ट हो जाता है हुँ, तो पेंडिल की जो है हुँ। होती बहुत थी। बिल्कुल दुश्वार। लेकिन युवा नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और बड़ी गंभीरता से विचार हुआ और इसके बारे में उन्होंने सोचा और उन गरीबों को हुँ, रक्षा देने का काम किया। वो रक्शे, वो लैपटॉप आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं हुँ, और लैपटॉपों से बेरोजगार रोजगार करके हुँ। अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से एक बड़े बैकफुट पे लाने में 28 राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश का योगदान रहा, आपकी सरकार का योगदान रहा। 40 सीटें लाकर आपने कमाल ही कर दी। एक बात यहाँ पर मुझे बड़ी गंभीरता के साथ पूछनी पड़ रही है, तो क्या ये कमाल, ये मैजिक, ये जादू 2027 में देखने को मिलेगा या बिल्कुल, आपको 2027 में पूरा पूरा इसका जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। हुँ, और जहाँ तक आपने लोकसभा के चुनाव का जिक्र किया, हुँ, देखिए, हिंदू और मुसलमान के नाम पे पेट नहीं भरा जा सकता।
राइट, धर्म की चाशनी जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। ठीक। आज प्रदेश और देश का जो नौजवान बैठा हुआ बेरोजगार है उसे रोजगार चाहिए। हम्म, आज लोकसभा के चुनाव के अंदर गठबंधन ने ये काम किया। पीडीए का फार्मूला हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर काम हुआ और उस पीडीए में उन्होंने हर उस व्यक्ति को जोड़ने का काम किया जिसके साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, मैं तो जानता हूँ पीडीए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये किस तरह से गठजोड़ होता है पीडीए का, जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि उन्हें भी समझ में आए कि पीडीए क्या है और उस चीज को समझ पाए। कौन कौन पीडीए के अंदर जो है देखिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ये एक नारा लगाया गया और इसमें आप देख रहे हैं कि आज सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहा है वो पिछड़ों के साथ हो रहा है। पीडीए के साथ ये एक मुहिम चलाई गई है कि हम उन सब लोगों को जोड़ें जो आज समाज में बहुत पीछे जा चुके हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार की गलत सोच के कारण। सरकार एक तरफ कहती है कि सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास चाहिए, लेकिन आप देश के अंदर हालात देख रहे हैं कि चंद लोग इकट्ठे होते हैं और एक मॉब लिंचिंग के नाम पे एक व्यक्ति को इकट्ठा करके उसे मार देते हैं, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। पूरे देश और प्रदेश के अंदर माहौल है और सरकारें इस इतनी गंभीर समस्या पे खामोश और चुप हैं। लेकिन वो सरकारें ये जानती हैं कि नफरत की बुनियाद पे बनी हुई सरकारें ज्यादा दिन तक नहीं टिका करती हैं, उनका अंत होता है और मोहब्बत से जो पैगाम होता है वो उसकी लंबी उम्र होती है और उसको बहुत लंबी उम्र में जाके उसका जो है सीधा सीधा रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन अभी तो मौजूदा सदर साहब हालात ये लग रहे हैं कि इंदिरा गांधी के बाद दूसरा कीर्तिमान जो है मोदी जी को हासिल हुआ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का देश का। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी जो है 21 राज्यों के अंदर शासन कर रही हो, ये हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है। तो क्या लगता है इस तरह की चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को बेनिफिट हो रहा है, या अब देश के लोगों को समझ में आने लगा जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने एक मैसेज दिया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि जब कोई भी चीज़ जो है कही जाती है और उसको धर्म के नाम पे जो है बढ़ावा दिया जाता है तो लोग गुमराह हो जाते हैं। 2014 में भी यही हुआ, 2019 में भी यही हुआ कि लोगों को जो है धर्म के नाम पे उनको पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया। लेकिन जब पूरा 9 साल का पीरियड आज सेंटर सरकार को चलते हुए हो गया, उत्तर प्रदेश में सरकार चलते हुए हो गया, जब लोगों को दिख रहा है कि रोजगार नाम की चीज नहीं रही, शिक्षा के नाम पे लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही, देखा होगा कि हजारों लाखों नौजवान जिन्होंने बड़ी मेहनत करने के बाद वहाँ पेपर देने के बावजूद ये सारे काम करे, उनका पूरा भविष्य सरकार ने अंधेरे में डाल दिया। चलिए सर, दोबारा आपकी तरफ आएंगे आपके क्षेत्र की बातचीत लेके, लेकिन कुछ चंद सवाल जो है बदर साहब से बात करूँगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बदर साहब हमारे चैनल में। आपका पूरा जरा इसमें ग्रामीण में बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बदर कुरैशी है। पहले तो मैं सभी नगरवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद मनाएं, घर पे जानवर की कुर्बानी करें, बिल्कुल सेफ रहें, ज़्यादा गंदगी ना हो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी ना हो और सेफ करें और ये भी अपील करें कि ओपन में ना करें और ओपन में ना करें, किसी को दिक्कत ना हो, किसी हिंदू भाई को ऐसा ना लगे कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है। अपने घर में काटें और आड़ में काटें। बदर साहब, मैं एक आपके क्षेत्र से रिलेटेड एक बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने बहुत कम नेताओं को देखा है कि जब उनको अपने एज ए कैंडिडेट उन्हें जीत हासिल ना हुई हो उसके बावजूद जो है वो लगातार क्षेत्रवासियों से बने रहते हैं। इतना मजबूत दिल कहाँ से लेकर आए हो, ये ज़रा मुझे बताओ। ना, मजबूत दिल तो भैया मेरा शुरू से ही है और पूरा शहर भी जानता है जी। हाँ, लेकिन यह है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं शहर के बीच में रहूँ, पब्लिक की खिदमत करता रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक मेरे बस की है मैं करूँगा। और हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, हो सकता है अल्लाह ताला आगे को जिता दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये मेरा अपने क्षेत्रवासियों से नाउम्मीद नहीं हो? नहीं, नाउम्मीद नहीं हूँ। बहुत सारी तादाद से ज़्यादा पहली बार चुनाव लड़ा मैं, जी जी जी। चेयरमैनी का मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है, तो नसीब था कि हार गया। चलिए, लेकिन उसमें भी आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि कम से कम लोगों ने जितना ने मोहब्बत दी आपको, बड़ी बात है। और इंशाल्लाह आगे को उससे ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी और बहुत मिलेगी। चुनाव जिस तरह से भी रहा और जिस तरह से भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आगे क्या रणनीति रहेगी, आगे क्या प्लानिंग रहेगी? जबकि हालांकि आपके पास एक बड़ा वोट बैंक है, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद भी आपका वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आता है या कुछ क्या मसला लगता है आपको?
नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हमारा वोट बैंक खिसका है, बल्कि हमने हार से सबक ले करके और जो हमारी कमियां रही हैं उनसे सीख लेकर के आगे बढ़ने का काम आज भी हम कर रहे हैं। और वर्तमान में पिछली बार से ज़्यादा अगर ऊपर वाले ने और पार्टी की मेहरबानियां रही और हमारे पूर्व मंत्री माननीय कमाल अख्तर साहब, जिनके जो हमारे सरपरस्त भी हैं, पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमने चुनाव पिछला लड़ा था। और इस बार अगर फिर रही तो यकीनन इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। और ऊपर वाले ने चाहा तो सरकार के अंदर चुनाव होगा। इस बार रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। 27 के हालात कैसे देखते हैं सरकार को लेकर? नहीं, यकीनन सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो ये पीडीए का नारा दिया है और इस पीडीए पे काम कर रही है समाजवादी पार्टी, तो यकीनन उम्मीद है ऊपर वाले से कि इस बार जो हम सरकार बनाए। पिछली बार चूक गए थे, लेकिन इस बार निश्चित सरकार बनाने हम जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ भी एक आपको बड़ा मानना पड़ेगा कि जहाँ तक भाजपा का मेरा इतना एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं बूथ से लेकर और एक एक गली तक, गली का कार्यकर्ता। कहीं कहीं लगती है कि कमी है, खामोशी है, कहीं उस तरह की मेहनत नहीं हो रही है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, कुछ और नया करने की जरूरत है, क्योंकि बूथ से लेके मशीनों तक निगरानी की एक बड़ी जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसा है, कुछ कमियां रही हैं पार्टी के अंदर, बूथ स्तर तक, संगठन स्तर पे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इन कमियों पर काम कर रहे हैं और इन कमियों को दूर करने का बहुत प्रयास किया है, जिसमें कि संगठन में बड़े जो चीजें हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें आगे लाने का काम कर रहे हैं, जिन्हें ला करके कमियां दूर होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सदर साहब वापस इस सवाल को आपसे चाहूंगा कि आप किस तरह से इसको रखते हैं देश के सामने, जनता के सामने, खासकर अपने प्रदेश और अपने इलाके के, कि ये मैंने महसूस किया कि बीइंग ए जर्नलिस्ट कि कहीं ना कहीं भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो लगातार जमीनी स्तर पर बड़ा सक्रिय रहता है, छोटे से छोटा। उनको पद का लालच नहीं, किसी को उठा के वो जो है वो मंत्री बना देते हैं। ये खुद हमको भी पता नहीं चल पाता मीडिया को कब किसको मंत्री बना देंगे, किसको क्या जिम्मेदारी दे देंगे, किसको कहाँ से उठा के मुख्यमंत्री बना देंगे, और 3 बार के जीते हुए मुख्यमंत्री को कब बैकफुट पर ले आएंगे। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लगता नहीं है सपा में कमजोर है? नहीं, देखिए सपा में कमजोर नहीं है। सपा का एक अपना तरीका है काम करने का। जहाँ तक आपने भाजपा की बात करी कि वो बहुत मजबूत हैं, मैं नहीं समझता वो मजबूत हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे कोई एक बता दीजिए कि जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करने वाली सरकार कोई मुस्लिम विधायक हो, लोकसभा में सरकार बनाने वाली सरकार कोई मुस्लिम एमपी हो, तो कहाँ मजबूत है? मजबूत हैं सिर्फ धर्म के नाम पे आपस में लड़ाकर राज करने के लिए। जहाँ तक बूथ की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप 2024 के चुनाव की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी ने जो इस देश के अंदर बदलाव लाने का काम किया है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की मजबूती का काम है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी हुई है और बदलाव हर हाल में चाहती है। समय का इंतजार है, बस समय का इंतजार है। फर्क थोड़ा सा ये आ जाता है कि आप सब जानते हैं कि इन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे तो है नहीं, सिर्फ इनके पास जो मुद्दा है वो आपस में लड़ाने का है, और वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों की समझ में आ रहा है कि इस चीज से जो है ज्यादा दिन बढ़ने वाले नहीं है। सर, आज आपका मैसेज बड़े लार्ज स्केल पर मैसेज जाने वाला है, सामने बकरीद है, क्या इस इंटरव्यू के माध्यम से आपका आखिरी और अहम मैसेज क्या होगा, वो आप जरा बताएं। देखिए, त्योहार जो भी आते हैं वो आपसी प्यार और मोहब्बत के आते हैं। पूरे देश के अंदर ईद उल अजहा का मौका है और सभी लोगों को ये मिलजुल कर बनानी चाहिए। ख़ास तौर से मैं मुस्लिम समाज से ये अपील करूँगा कि बिल्कुल जिस तरह से पिछले सालों की तरह वो बकरीद बनाते हैं, इस साल भी अपनी बकरीद बनाएं। कुछ गाइडलाइनें प्रदूषण विभाग की होती हैं, वो हमेशा होती हैं, उन गाइडलाइनों का पालन करें। जानवर की कुर्बानी खुले में ना करें, बंद जगह करें, पानी का इंतज़ाम रखें, नालों में कोई उनका कचरा ना जाए। जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छे ढंग से बनाएं, और बिल्कुल ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। कुछ नेता इसकी आड़ में भी जो है बयानबाजी कर रहे हैं कि साहब कुर्बानी का मामला है, बकरे का कटरे का। देखिए, ये इस्लाम में एक मौलिक अधिकार दिया गया है, ये किसी की नुक्ताचीनी से बंद नहीं हो सकता। ये तो जो अधिकार है वो है। सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने की हमारी जिम्मेदारी है,
वो हर हाल में हमने हमेशा पालन किया है और पालन करते रहेंगे। हम कानून को मानने वाले लोग हैं और हमेशा कानून का हमने पालन करा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, खास बातचीत हमने आप तक पहुंचाई है। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये मकसद भी है, ये असलियत भी है कि असल में जो मुस्लिम जिम्मेदार लोग हैं वो क्या सोचते हैं देश को लेकर, देश के कानून को लेकर, देश की व्यवस्था को लेकर। असल सच्चाई ये है। और उन तमाम जो सच्चाइयाँ हैं, जो अक्सर मिनिस्ट्री मीडिया जो कहा जाता है कि उस तरह की मीडिया जो सिर्फ वन साइडेड बात करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का काम करते है, उस पर पर्दा उठाने के लिए हमने दिल्ली से 150 किलोमीटर का सफर तय करा और सच्चाई आपके सामने रखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है कि एक मोबाइल तक पहुंचाना है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान अमरोहा।